दिख रहा है। चलो, राज व्यवस्था का उदय कैसे हुआ है ना, इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से है। बस में पॉलिटी मतलब होता है राज व्यवस्था। क्लियर, राज व्यवस्था। अच्छा, इसका उदय कहाँ से होता है, तो एक जगह है उसका नाम है ग्रीस, है ना। देखो, राज व्यवस्था बना है राजनैतिक दर्शन से। राजनैतिक दर्शन से, राजनैतिक दर्शन की शुरुआत होती है कहाँ, ग्रीस में। ध्यान देना, राज व्यवस्था की शुरुआत होती है राजनैतिक दर्शन से, और राजनैतिक दर्शन शुरू कहाँ होती है, ग्रीक से। ग्रीक में एक व्यक्ति है ना, ग्रीस में एक व्यक्ति है, उनका नाम है सुकरात। एक क्वेश्चन आता है बस भाई, इनको बोला जाता है राजनैतिक दर्शन के पिता। क्या बोला जाता है, राजनैतिक दर्शन के पिता। सुकरात के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, है ना। राजनैतिक दर्शन सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, ग्रीस के व्यक्ति हैं। बस हमारी सुकरात के शिष्य हुए, क्वेश्चन पूछता है कि सुकरात के शिष्य का नाम क्या है, तो सुकरात के शिष्य हुए प्लूटो। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि शुरुआत ने कितने बुक लिखी है, तो सुकरात ने कोई बुक नहीं लिखा है। सुकरात कोई बुक नहीं लिखे हैं। तो किताब किसने लिखे हैं भाई, सुकरात ने नहीं किताब लिखे हैं, तो किसने लिखे हैं, बस भाई। तो जो किताब लिखे हैं वो लिखे हैं प्लूटो ने। इनके नाम पर, सुकरात के नाम पर। इनका एक किताब है द एकेडमी, सॉरी संस्था है, इनका किताब है रिपब्लिक। प्लूटो का एक किताब का है, उसका नाम है रिपब्लिक। इनका एक संस्था है, उसका नाम है द एकेडमी। बस हमारी समझ में रहा है। क्वेश्चन पूछेगा सुकरात के शिष्य कौन, प्लूटो। प्लूटो के शिष्य हुए एक अरस्तु, नाम सुना है उनका, अरस्तु, है ना। ये है प्लूटो के शिष्य। बस भाई, अब यहां से क्लियर हो रहा हुआ है ना। अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक मानता है इनको, अरस्तु को। क्या मानता है, राजनैतिक विज्ञान का जनक, राजनैतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। क्लियर, हाँ। बोतल ना है, बोतल लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, अरस्तु के जो शिष्य हैं उनको बोलते हैं सिकंदर। अरस्तु के शिष्य कौन है, सिकंदर। अब थोड़ा सा कहानी सुनाते हैं आप लोग को। अरस्तु है सुकरात से लेकर के सिकंदर तक दूसरे के शिष्य रहे हैं, है ना। बस मारिए, सुकरात को कांच पिलाकर मार दिया गया था। हाँ, सुकरात को कांच पिलाकर मार दिया गया था। हाँ, कांच पिलाकर, है ना। इसकी पत्नी जो थी ना, ज्यादा खचरेनी में थी, बड़ा खतरनाक बोला मैं, नहीं समझे। तो कांच पिलाकर मार दिया सुकरात को। सुकरात अंतिम समय तक भागे नहीं थे, इनको बहुत यातनाएं दी गई थी। बस समझे, चिंतनीय व्यक्ति थे, दार्शनिक व्यक्ति थे, दूर की सोच रखते थे। अब देखो, बोलते हैं ना कि अंधा वाला में, अंधा राजा में, वो तुम बोलोगे अंधों की दुनिया में तो आंख का इजहार करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बोलते हैं ना कि अगर बोल रहा है, सब लोग बोल रहा है नहीं रे लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, तुम बोलोगे नहीं बैग का कलर लाल दिखता है, तुमको भी अंधा कर देगा वो। उसी तरह से सुकरात थे, ग्रीस में दूर की सोच रखते थे, अच्छे खासे दर्शनीय व्यक्ति भी थे।
लेकिन कहने के मतलब कि इनको को उतना मानने वाला नहीं था। क्लियर हो गए? चलो अगला है प्लूटो। प्लूटो इनका शिष्य बना। जब अंतिम समय में पूरा ग्रीस जल रहा था, या फिर बोल सकते हो कि दंगे फसाद हो रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने सुकरात को बोला कि आप यहाँ से चले जाइए दूसरे जगह। उनके शिष्य भी बोले, प्लूटो भी बोलो कि यहाँ से आप चले जाइए, आप अच्छे टीचर हैं, अच्छे ये हैं। लेकिन सुकरात बोले कि ना छोड़ेंगे, है ना, अपने स्थान को कैसे छोड़ रहे, ये तो नहीं सिखाया छोड़ना। बस मांगी। उनके बाद हुए अरस्तु। अरस्तु की कहानी बताते हैं आप लोग को। अरस्तु का ऐसे शिष्य लिखा दिए हैं तुम लोग को सिकंदर, लेकिन ये शिष्य बनाना चाहते नहीं थे, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर वाला कहानी था। नाम सुन रहे थे तुम लोग? सिकंदर आया था कहाँ से, है ना, ये भी ग्रीस रोम से आया था, और ये भारत पर अटैक करने आया था। इसको सपना था पूरा विश्व को हम जीत ले। नहीं, भारत पर नहीं, भारत पर इससे पहले अटैक करने वाला है एक, नहीं, भारत पहला विदेशी आक्रमणकारी है हकमनी साम्राज्य। हकमनी साम्राज्य का एक नेता है, उसका नाम है साइरस द्वितीय, ध्यान रखना, उसका नाम है हकमनी साम्राज्य। हकमनी साम्राज्य का एक व्यक्ति है, उसका नाम है साइरस द्वितीय। क्वेश्चन आएगा कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस साम्राज्य ने किया, तो हकमनी साम्राज्य ने। किस साम्राज्य ने? हकमनी साम्राज्य ने। क्लियर हो गए? अब आते हैं इसमें। अब देखो राजनीतिक दर्शन, तो ये सिकंदर इनका शिष्य बनना शुरू हुआ। अरस्तु भी चिंतनीय व्यक्ति थे, दार्शनिक व्यक्ति थे, है ना। सिकंदर पूरा लोभ दिया कि भाई जो कहेगा जो करेंगे। बोला कि भारत जा रहे हो? बोला हाँ भारत जा रहे हो। तो बोला कि एक काम करना, भारत जा रहे हो तो पूरा कहेगा ठीक है चलो भारत जा रहे हैं तो एक काम करना, वहां से एक दार्शनिक पकड़ के लेके आना। नहीं समझे? कि ऐसा व्यक्ति पकड़ के लाना दार्शनिक हो। बोला ठीक है पकड़ के लेके आएंगे, है ना। और भारत को देखना, तो सिकंदर जब भारत आया तो इसको कहीं भी ऐसा कोई ऐसा दार्शनिक मिल नहीं रहा था। एक मिला, एक दार्शनिक इसको मिले, जंगल में मिले, है ना, कुटिया उटिया बना करके रह रहे थे किनारे में दम। देखो साधुवाद क्या होते हैं हमारे यहाँ, हमारा साधु संतों का देश है। तुम लोग को अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास में, तो उसमें बता रहे थे कि एक क्वेश्चन और बता तुम लोग को, अकबर से तानसेन के गुरु थे वो मिलने नहीं गए थे, है ना। तानसेन के गुरु मतलब हमारे यहाँ साधु संतों का ऐसा प्रभाव रहा है ना कि देखो कोई भी टीचर से मिलने जाए कौन, स्टूडेंट है, या स्टूडेंट टीचर मिलने आएंगे स्टूडेंट के पास। आजकल थोड़ा उल्टा हो रहा है, आजकल बेचारे टीचर आते हैं स्टूडेंट को पढ़ाते बताते हैं बेटा पढ़ ले, नहीं समझे, पढ़ ले। लेकिन पहले क्या था, स्टूडेंट एक्टिव थे, वो जाते थे पढ़ने के लिए, गुरुकुल में वगैरह में शिक्षा लेते थे। बस समझ में आई? तो यही कहानी हुई सिकंदर के साथ हुई। सिकंदर गया, कुटिया में गया, बोला कि हमारे साथ ग्रीस चलिए, वहां सारा ऐशो आराम है, जो कहेंगे जो मिलेगा। बोले क्या बात रे, हमारा ऐशो आराम से क्या मतलब है, हमारा अच्छा खासा है कुटिया है, अच्छा खासा बगल से नदी बह रही है, अच्छा खासा हमारा जंगल है, खाने पीने का सामान यहाँ मिल जाता है, कंदमूल फल फूल जो भी हमको चाहते हैं, जो भी अनाज बनाज उगा लेते हैं, हमारा नदी अच्छा खासा है, हमको जाने की आवश्यकता तुम्हारे पास क्यों जाए। मतलब बहुत मिन्नतें की, लेकिन यहाँ से साधु सिकंदर बहुत मिन्नतें की साधु से, लेकिन वहां से साधु गए नहीं। लेकिन ना हॉस्पिटल ना है, नहीं समझे। तो इसे कहानी सिकंदर लास्ट में बन गया था, सिकंदर इनका शिष्य बना लिए थे, है ना। अरस्तु को बोला जाता है, ऐसे बोलते हैं, एक हेरोडोटस है। हेरोडोटस एक व्यक्ति है जिसको तुम लोग इतिहास का पिता मानते हैं। अब पता नहीं कैसे मानते हैं नहीं मानते हैं, तो डिबेट वाला क्वेश्चन है। इतिहास का पिता, क्योंकि उससे ज्यादा इतिहास तो हमारे यहाँ के लोग लिख के चले गए थे,
है। हेरोडोटस को इसलिए इतिहास की पता मानते हो, ग्रीस का इतिहास लिखा है और हमारा अंग्रेजों का शासन चल रहा है, तो इतिहास का पिता किसको बनवा दिया है? हेरोडोटस को। क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे राइटर ऐसे नहीं है। बस हमारी तो ये रहे तुम्हारे सुकरात, सुकरात के शिष्य प्लूटो, प्लूटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर। हाँ, सभी दार्शनिक थे। सिकंदर योद्धा था, बोल सकते हो, राजा था, है ना। बाकी 3 दार्शनिक थे। क्लियर हो गए? अरे भाई ये ग्रीस देश है। हाँ हाँ, राजनीति की शुरुआत ग्रीस से हुई है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पॉलिटिक जो कौन सी भाषा शुरुआत हुई, तो ग्रीस की भाषा होगी ग्रीक। हाँ, ग्रीस की भाषा कुछ हो जाएगी ग्रीक। बस समझ गई है? ग्रीस में कौन भाषा? ग्रीक भाषा। अब देखो, राजनैतिक दर्शन से बना है राजनैतिक विज्ञान, और राजनैतिक विज्ञान के पिता किनको मानते हैं? अरस्तु। बस समझ गई? राजनैतिक इधर देख, राजनैतिक विज्ञान। क्लियर हो गए? और राजनैतिक विज्ञान से बना है राज व्यवस्था। जी, राज व्यवस्था। क्लियर हो गए? राज व्यवस्था। अब देखो, देखो राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है? राज प्लस व्यवस्था, राज्य के चलाने का नियम। कहानी यही तो है। अगर इसको संधि विच्छेद करो, कौन सी बनेगा? राज्य प्लस कौन सी बनेगा? व्यवस्था। व्यवस्था माने नियम। अब एक घर को भी चलाने के लिए नियम की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे राज्य को चलाने के लिए नियम की आवश्यकता पड़ेगी। अब राज्य से यहां पर हम बोध करा रहे हैं आपको देश का। बात समझ रही है? ऐसा मत समझिए कि राज्य का मतलब राज्य होता है। राज्य का मतलब क्या होता है? देश, है ना। हमारा संविधान में कहीं भी देश का नाम नहीं लिखा है, किसी के संविधान में लिखा है राज्य लिखता है। क्या लिखता है? राज्य। बस समझ गई? लिखो। अब देखो, क्वेश्चन आएगा कि एक राज्य को चलाने के लिए, एक राज्य के निर्माण के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्लियर हो गए? ये क्लियर हो गए? चलो लिख लिए। हाँ, अब एक राज्य के निर्माण में किस किस चीज की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बताओ कि एक राज्य के निर्माण में क्या क्या चीज हमको चाहिए है? एक राज्य का निर्माण हमको करना है तो हमको क्या क्या चीज चाहिए है? क्या क्या? हाँ बताओ। एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन। और हमको राज्य का निर्माण करना है, पहले तो राज्य बन जाए उसके बाद एजुकेशन ले लेंगे। हाँ, पहले हमको राज्य बना लेते हैं। तो एक राज्य बनाने के लिए क्या चाहिए सबसे पहले है? अच्छे राजा चाहिए। राजा चाहिए है? कैसे राजा? हमको लोकतांत्रिक राज बनाना है, तो राजा की आवश्यकता क्या हमको पड़ गई? लोकतांत्रिक में राजा की जरूरत है। लोकतांत्रिक में राजा होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। तो लोकतांत्रिक में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है ना। राजा का कॉन्सेप्ट क्या है? राज करना अपने देश पे। राजा का कॉन्सेप्ट क्या है? राजा का कॉन्सेप्ट सीधी सीधी भाषा में बोलोगे तो क्या मिलेगा तुमको? शासन करना। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उनका बेटा ही राजा बनेगा, उनका बेटा ही राजा बनेगा। यही कॉन्सेप्ट है ना राजा में। लेकिन अगर हम लोकतांत्रिक राज्य की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम चाहिए भूमि। क्या चाहिए? भूमि, जगह है। राज्य बनाने के लिए क्या चाहिए भाई? राज्य हमको बनाना है, क्या चाहिए? भूमि, है ना। कुछ फैक्ट्री हो गया है, कुछ हो गया। भूमि की आवश्यकता है। तो राजवा कहाँ बनाओगे? आसमान में? अरे भाई साहब, राज्य कहाँ बनाओगे? आसमान में है? अरे राज्य कहाँ बनाओगे रे? आसमान में है? अब बहुत आगे नहीं करता है।
धरती पे बनाए तब भूमि किसको कहते हैं? धरती को तो कहते हैं? भूमि किसको कहते हैं भाई? धरती को कहते हैं ना। देख इधर, पहला क्या चाहिए? भूमि। दूसरा क्या चाहिए? अरे दिमाग में लगाओ ना कि हमको एक शहर बसाना है नया, तो क्या क्या चाहिए? पहला भूमि चाहिए, दूसरा जनसंख्या चाहिए। पहले पूंजी लगा दोगे? आदमी ये भी नहीं किया, पहले पूंजी लगा देंगे हम। क्या चाहिए? दूसरा क्या चाहिए? जनसंख्या। देखो राज्य बनाने कारक है ये, क्या है? कारक। तीसरा क्या चाहिए भाई? तीसरा क्या चाहिए? सरकार। सरकार माने नियम है। सरकार, सरकार जब आ जाएगा, सरकार में सब आ जाएगा, पूंजी आ जाएगा, नियम आ जाएगा, कानून आ जाएगा। कानून इसी को बोलते हैं। बस माया है, क्लियर हो गए? अगला क्या है? सरकार, भूमि, राज्य के कारक। हाँ, चौथा क्या है भाई? चौथा क्या है? सब संप्रभुता। इसका मतलब बताओगे कोई? संप्रभुता का मतलब होता है खुद से निर्णय लेने की शक्ति। बात समझ आया? खुद से निर्णय लेने की शक्ति। अब बताओ, तुम लोग संप्रभुता बला में आते हो कि नहीं आते हो? आते हो हैं? एक बार घर जाके बोलो तो हैं कि हमको पढ़ाई नहीं करनी है, उसके बाद तुम्हारा संप्रभुता निकाल देते हैं घर वाले अच्छे खासे हैं। पैसा मिलना बंद हो जाएगा, जूता चप्पल लगेगा सो अलग लगेगा। संप्रभुता वाला तुम लोग आते हो? नहीं आते हो। तुम्हारे पास क्या है? भूमि है ना? भूमि भी नहीं है, जनसंख्या में तुम अकेले हो, है ना? सरकार नियम तुम बना नहीं सकते अपने। बात समझी? संप्रभुता तो तुम्हारे पास है ही नहीं, माता पिता पे डिपेंडेंट हो। बस हमारी ये, इसको बोलते हैं राज्य बनाने के चार कारक। कितने कारक? चार कारक। देखो, आजादी के पहले हमारे पास क्या था? तो आजादी के पहले की बात करें तो हमारे पास जनसंख्या है, भूमि भी है, सरकार भी कुछ कुछ थे, अपोजिशन में थे, ठीक है, लेकिन संप्रभुता हमारे पास नहीं थी। है थी? अंग्रेजों का कहना मानते थे। किसका मानते थे? अंग्रेजों का। है? जो करे कहेगा वो करेंगे, क्योंकि सरकार उसकी है तो नियम उसके हो जाएंगे। बस हमारी है रोशन। क्वेश्चन पूछता है कि राज्य बनाने के चार कारक, पहला भूमि, दूसरा जनसंख्या, सरकार। सरकार मतलब पूंजी, नियम, कानून सब हो जाएगा। बस हम आगे संप्रभुता। संप्रभुता मतलब खुद से निर्णय लेने की शक्ति, जो हम लोग को आजादी के बाद मिली। पहले मिली थी? नहीं मिली थी। बस हम आगे। हाँ, लिख लो एक पॉइंट, ये चार कारक पूर्ण राज्य का निर्माण करती है। बस हमारी ये चार कारक पूर्ण राज्य का निर्माण करती है। पूर्ण राज्य का निर्माण करती है। क्लियर? ये चार कारक अब आते हैं हम लोग संविधान में। तुम लोग का बेसिक खत्म हो गया रे, अब शुरू हो रहा है संविधान। ठीक है? हाँ चलो शुरू करें इसको। हाँ हटाए, चलो। अच्छा, संविधान का डेफिनेशन क्या हो सकता है? संविधान क्या है? एक लाइन में बोले तुम, संविधान क्या है? पढ़े होगे ना 8, 9, 10 में संविधान। हाँ, संविधान क्या है? जो अच्छे राज्य व्यवस्था को। हम एक लाइन में पूछ रहे हैं, लंबा चौड़ा नहीं भाषण देना है।
संविधान पे अगर भाषण देना शुरू करें तो हम 5-6 दिन दे सकते हैं। बात समझा? तो हमको एक लाइन में डिफिनेशन चाहिए बस। नियम का समूह, नियम की एक कॉपी, तो संविधान कहेंगे, बात खत्म हो गया। इतना लंबा जवाब भाषण देने क्या होता है? नियम है, 50 नियम का किताब बना दिए, उसको क्या कहेंगे? संविधान। बस हम आ गई, सिंपल सी भाषा में, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। नियम के समूह को संविधान कहते हैं, नियम के दस्तावेज को संविधान कहते हैं, नियम के किसी भी प्रति को, प्रति मतलब किताब, प्रति को किस संविधान कहते हैं। बात खत्म हो गया, एक लाइन में जवाब देना है। याद हुआ? माइंड में घुसा? पहुंची? बस नियम का समूह, बस समझ? हाँ लिखो। हाँ मौलिक अभी इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिए, अब बोलता है क्या लिखे, मतलब पूरा सीता के बारे में बता दिए। पूछता है कि रामायण कहाँ चल रहा है सर? है मौलिक नियम के समूह को, मौलिक नियम के समूह को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्लियर हो गए? मौलिक नियम के समूह को क्या कहते हैं? संविधान। क्लियर हो गए? हाँ आगे बढ़े। अब देखो कि संविधान कितने प्रकार के हैं भाई साहब? तो तुम लोग बोलोगे सर 2 प्रकार के, लिखित और अलिखित है? हाँ लिखित और अलिखित। देखो संविधान अथवा दूसरा प्रकार से तुम लोग पढ़ाते हैं कि संविधान के कितने प्रकार। तो लिखो संविधान के प्रकार, नहीं 4 प्रकार नहीं, 2 ही प्रकार है। 2 प्रकार में बता देंगे, एक है दस्तावेज और प्रकृति के आधार पर, और दूसरा है राजनीति के आधार पर। दोनों समझा देंगे तुम लोग को। पहला एक तरफ लिख लो, दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर, और दूसरा राजनीतिक प्रकृति के आधार पर। राजनीतिक प्रकृति के आधार पर। अब समझ ले, दस्तावेज के आधार पर में 2 कंडीशन आते हैं। पहला संविधान उसको कहते हैं जिसको लिखित कहते हैं, बात समझ आया? दूसरा संविधान उसे कहते हैं जिसको अलिखित कहते हैं, बात समझ आया? है इसमें आ जाएगा एकात्मक और संघीय। इसमें 2 संविधान है। हाँ इसमें भी 2 हैं। पहला को बोलते हैं एकात्मक और दूसरा को बोलते हैं संघीय। हाँ संघीय संविधान, एकात्मक संविधान या संघीय संविधान, या एकात्मक प्रणाली और या संघीय प्रणाली। अब दोनों में समझ लो पहले। अच्छा पहले आते हैं लिखित और अलिखित में। लिखल में तो लिखित होगा, है? अलिखित में तो लिखित नहीं होगा। ऐसा कुछ प्रकृति है तो नहीं। बात समझिए। देखिए लिखित में क्या होगा, लिखित में वैसा संविधान जिसको लिख करके एक किताब के फॉर्म में, है ना, बस समझिए, किताब के फॉर्म में बना दिया गया है। जैसे हमारा संविधान है भारत का, है ना, किताब के फॉर्म में है। बस समझिए। अलिखित वाला शब्द होगा, लिखने नहीं होगा, मुजवानी करता होगा। जैसे कि नेपाल, मुजवानी करता है नेपाल, मतलब व्यवस्था खराब होता है ना, खराब होता है। नेपाल का संविधान तो हाल फिलहाल में लागू ही हुआ है 2016 में। बार बार बदलता है, ये मिला के 4 बार शायद बदलता है। वहाँ पे अलग चीजें हैं, वहाँ के बारे में हाँ बताते हैं। अब देखो लिखित और अलिखित संविधान में अंतर क्या, समझ लो पहले। लिखित संविधान वैसा संविधान होता है जिसमें प्रति बना दिया गया है, मतलब बोल सकते हो कि एक किताब के फॉर्म में उसको बस में बना दिया गया है। हाँ एक किताब बना दिया गया है। अलिखित संविधान में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा हुआ है,
ऐसा नहीं कि अगला पीढ़ी को हम मुजमानी बताएंगे, ऐसा भी नहीं है। बस समझिए, लिखा हुआ है लेकिन उसको हम किताब के फॉर्म में नहीं बनाए हैं, बल्कि प्रति के फॉर्म में रखे हुए हैं। प्रति मतलब समझते हो, नहीं समझते हो, मतलब नोट्स के फॉर्म में। अब समझ आ गया है? बस समझ, मतलब उसको हम किताब नहीं बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, नोट्स बना के रखे हुए हैं। बस में अमेरिका यही करता है, अमेरिका के पास अलिखित संविधान है। कैसे संविधान है? अलिखित संविधान। समझ में आ गया दोनों में अंतर है? ऐसा मत समझना कि सर अलिखित मतलब लिखा हुआ नहीं है। लिखित संविधान एक बुक के फॉर्म में बना देना, लिखा हुआ तो उसको पालन करना नहीं, लिखा हुआ संविधान का मतलब किताब के फॉर्म में बना देना। अरे किताब देखे हो ना तुम लोग, बुक है तो बुक के फॉर्म में बना देना, पूरा बढ़िया से मेरे के बढ़िया से किताब बना देना। अलिखित में लिखा हुआ है लेकिन प्रति में है, पेज में है। बस मारिए, एक फाइल में जमा करके रख दिए उसको। बस मारिए। अब सर लिखा हुआ कौन कौन सा संविधान है, कौन कौन सा देश का? तो लिखित संविधान में आता है भारत और अमेरिका का। इसका किसका? भारत और अमेरिका। पहला देश है भारत। हाँ, पहला देश अमेरिका जिसने संविधान बनाया था, ध्यान रखना। क्लियर? आज लिखित संविधान में कौन कौन सा देश आता है तो लिखो, कनाडा, ब्रिटेन, इजराइल। क्वेश्चन पूछा है लास्ट टाइम में, कनाडा, ब्रिटेन, इजराइल, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड और एक और देश है उसका नाम है सऊदी अरब। अलिखित चलता है भाई, सऊदी अरब। हाँ नहीं, मतलब जब चाह नहीं, मतलब 10-20 साल के फॉर्म में ये बार बार चेंज होते रहता है, नहीं समझे? उसको बोलते हैं अलिखित संविधान। सिर्फ दो ही है लिखित संविधान, भारत और अमेरिका। अरे मेन में बता रहे हैं भाई, हाँ मेन में बता रहे हैं। हाँ, जितना क्वेश्चन आप लोग को पूछा है ना उतना आपको बुद्धि दिए हैं। अमेरिका लिखित है जी ना, अलिखित में ये 5 है। वो बताएंगे ना क्या लिया गया है। संविधान कहाँ से लिया अमेरिका से? संविधान बहुत सारे देशों से ले गया, 64 देशों से ले गया हमारा संविधान। हाँ, हमारा 64 देशों से संविधान लिया गया है। सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। हाँ हाँ, क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़े। अब आते हैं एकात्मक में। एकात्मक और संघीय में क्या अंतर होता है जो समझ लो। पहले लिख लो कि एकात्मक, एकात्मक का मतलब होता है सारी शक्ति केंद्र में होती है। कहाँ होती है? सारी शक्ति कहाँ होती है? केंद्र में। संघीय में क्या होती है? शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का बंटवारा, है ना? शक्ति का बंटवारा। अब समझ लो, पहले देश लिख लो। एकात्मक में कौन कौन से देश हैं और संघीय में कौन कौन से देश है? तो एकात्मक में एक देश है ब्रिटेन और फ्रांस। सर ब्रिटेन तो इधर भी आ गया, लिखित में भी। ब्रिटेन और फ्रांस, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? भारत, अमेरिका, है ना? और भी देश है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। बस समझ गए? अब देखो समझ लो, पहले इसको समझ लियो पहले, लिखित अलिखित। क्लियर? कोई दिक्कत? ब्रिटेन के बाद फ्रांस। क्लियर हो गए? हाँ, देखो अब आते हैं एकात्मक और संघीय में। इसको मैं डाल ले। हाँ, है दे दो।
चलो हो गया, आगे बढ़े। अब देखो हम लोग एकात्मक और संघीय में देखते हैं। देख ले रे, इधर देख, मान लो कि ये हमारा देश है? हाँ, और इसकी सारी शक्ति कहाँ होगी? केंद्र में। कहाँ कहाँ होगी? है केंद्र में। मतलब एक फॉर्म भी निकलेगा ना, वो कहां से निकलेगा? केंद्र से निकलेगा, उसको बोलते हैं एकात्मक। हमारे यहाँ ऐसा है? हमारे यहाँ ऐसा है? नहीं है। हमारे यहाँ फॉर्म कहाँ कहाँ से निकलता है? केंद्र से भी निकलता है, राज्य से भी निकलता है, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फॉर्म निकलते हैं, हमारे यहाँ ब्लॉक लेवल पे फॉर्म निकलते हैं। ऐसा है कि एक फॉर्म निकलेगा डायरेक्ट वहां से ही? ऐसा है? नहीं ना है। तो हम कौन में आ जाएंगे? संघीय वाला में आ जाएंगे। कौन वाला में? संघीय वाला में। क्लियर? संघीय वाला में क्या है? तो संघीय में है शक्तियों का बंटवारा, है यह केंद्र, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक। बस हमारी है? हाँ, बस हमारी है। मतलब अगर यहां से कोई नियम आएंगे एकात्मक में, तो ये डायरेक्ट कहां से आएगा? केंद्र से आएगा। और ओनली फॉर केंद्र से ही नियम बनेंगे, बाकी राज्य के पास पावर नहीं है कि वो नियम बना सकता है। क्लियर हो गए? केंद्र में, सॉरी, संघीय में क्या है कि कुछ नियम केंद्र से बनते हैं, कुछ नियम राज्य से बनते हैं, कुछ नियम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनते हैं, कुछ लेवल ब्लॉक लेवल पे बनते हैं, कुछ लेवल अनुमंडल लेवल बनते हैं। ये तुम्हारा मान लो कि दुर्गा पूजा हो रहा है? दुर्गा पूजा में सारे लोगों को गाइडलाइन दिया गया है, बोला है भाई अपना अपना क्षेत्र संभाल लो, है? तो अपने क्षेत्र के हिसाब से सारे लोग गाइडलाइन बना रहे हैं कि हिलसा में डीजे नहीं बजेगा। नहीं बजेगा? अपना नियम निकाला कि हिलसा में डीजे नहीं बजेगा, फिर बोला कि एकंगरसरा में डीजे बजेगा। बस हमारी है? दनियावा में डीजे बजेगा, हिलसा में नहीं बजेगा। तो ये निर्णय कौन लिया? ब्लॉक लेवल पर निर्णय आ गया। कौन लेवल पे आ गया? आया ना ब्लॉक लेवल पे। अगर बोलेगा कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में डीजे ना बजेगा, ये कौन नियम लिया? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गया, डीएम लेंगे नियम, है ना? बोलेगा रे राज्य में डीजे ना बजेगा, हाँ, मुख्यमंत्री जी बोले इस बार दुर्गा पूजा मनेगा लेकिन विसर्जन में डीजे नहीं बजेगा। कौन ले रही है? राज्य सरकार, है ना? केंद्र का कोई मतलब नहीं डीजे से, बोले बजाना बजा ले तुम अपना अपना निपट ले, है ना? बात समझ आ गई? हाँ, ये केंद्र में बोलेगा तो बवाल हो जाएगा, बोलेगा हरियाणा वाला गाना नहीं बजाएंगे तो फिर दिक्कत है, दिल्ली वाला गाना नहीं बजाएंगे तो डीजे लिए काहे लाए। लेकिन होता है ना, क्या होता है कि नॉइस पोल्यूशन वगैरह वगैरह वो अपना क्षेत्र के हिसाब से बांटता है। जैसे पटना में जाओगे ना तो रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बंद है, जैसे शादी ब्याह में रात्रि 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकते। इस समय ऐसा है? नहीं है, यहाँ रात रात बजा सकते हैं नहीं समझे? फिर अगर कहीं और जाओगे तो वहां शाम 8 बजे से बंद है। तो अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो इसको बोलते हैं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना। बस हमारी है, क्या बोलते हैं? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना, पावर का बटना। बस समझे कि अपने अपने लेवल से कोरोना आया तो कोरोना आया, केंद्र वाला बोल दिया राज्य वाला अपना नियम बना लो, क्या क्या गाइडलाइन तुम्हारे यहाँ हो सकता है। तो राज्य वाला बोला कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लगाना है ना? हाँ, घर से नहीं निकलना है वगैरह वगैरह। हाँ, फिर डिस्ट्रिक्ट वो भेज दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब बोला तो अपने डिस्ट्रिक्ट में देख कि कैसा क्षेत्र है तुम्हारा, तो उस हिसाब से नियम बना लो। डिस्ट्रिक्ट वाला बोला ठीक है आप निकल सकते हैं, 6 से 8 बजे तक निकलिएगा, उसके बाद नहीं निकलिएगा, आप जरूरत के सामान लीजिए, उसके बाद घर चले जाइए। बस हमारी उसमें बोला कि 6 से 8 निकलना है तो पूरा मास्क वास्क के साथ निकलना है, हैंड में ग्लव्स व्लव्स लगाना है। बस हमारी अब ये बोला ब्लॉक वाले को, अनुमंडल वाले को बोला कि अपना अनुमंडल बना ले। तो बोला कि ठीक है हमारे यहाँ मास्क ला नहीं कर सकता उतना, नहीं कि हमारे यहाँ कोरोना का पेशेंट नहीं है, एक भी नहीं है, लेकिन हो सकते हैं, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। बस हमारी तो ये यही होता है कुछ संघीय, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। बस हमारी है जो हमारे देश में है। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का संविधान कैसा संविधान है? तो पहला है लिखित और दूसरा है संघीय।
बस हमारी ये दो चीज हुआ क्लियर, लिखित और संघीय। क्लियर हो गए हैं? क्लियर है? हाँ, ऐसा मत मतलब कि सर लिखितों में आ गया संघीयों में आ गया, ऐसे कैसे हो गया? शुरू में था। हाँ, शुरू में क्लियर हो गए। अब कुछ क्वेश्चन है उसको हम नोट कर लेते हैं। लिखो, दुनिया का पहला संविधान। दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है? हाँ, किस देश का है? अमेरिका। हाँ हाँ है? तुम पे कोई भरोसा नहीं करता है। 1489 ईस्वी, 1789। 1789 ईस्वी में, एकदम सही। पहला लिखित संविधान किसका? किसका? अमेरिका। कब? 1789 ईस्वी को बन गया था। क्लियर? हाँ। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? हाँ, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा संविधान है कहाँ? किसका रे? भारत का। हाँ, लिखित संविधान किसका है? भारत का। हाँ, अब पूछेगा भाई इसमें कितने आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल है 395। अब बोलोगे सर कहीं कहीं हमको क्वेश्चन मिलता है कि वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं, तो 395 ना दिया हुआ, 450 प्लस दिया हुआ, तो क्या करेंगे हम? सर 450 प्लस ऐसे करके दिया है, 400 प्लस ऐसे करके दिया है, 350 प्लस ऐसे करके दिया है, या 300 प्लस ऐसे करके दिया है, तो क्या करेंगे हम? अब तो यहाँ पर डाउट हो गया सर, आप तो बना दे 395 है। अरे मान लो कि चलो ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन को हटा देते हैं, यहां से और देते हैं 500 प्लस, है ना, 550 प्लस। अब क्या करेंगे सर? अब तो 395 वाला तो है ये नहीं है राम सर, 400 प्लस है? नहीं, देखो अब तुमको पूछ रहा है, अब क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा कि वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है, तो वो पूछ रहा है तुमको उप आर्टिकल मिला करके, उसको बोलते हैं सब आर्टिकल। जैसे तुम लोग पढ़ोगे 30 का ए, 30 का बी, 30 का सी, बस समझिए। तो वैसे करके अगर संविधान पूछे ना तो वो 400 450 प्लस चला गया है, उसको बोलते हैं सब आर्टिकल। सब आर्टिकल को मिला करके कितना चला गया है? 450 प्लस, बस समझ गई। लेकिन मूल, अब पूछेगा मूल आर्टिकल कितने हैं सर? मूल 395। क्लियर? हाँ। अब पूछेगा सर शब्द के हिसाब से सबसे बड़ा देश का संविधान कौन है? शब्द के हिसाब से सबसे बड़ा दो पूछेगा, आर्टिकल के हिसाब से और शब्द के हिसाब से, तो ये भी हमारा कौन है? भारत है। पूछेगा सर कितने शब्द हैं भारत वाला में, जरा बताएं दीजिए। शब्द के हिसाब से, ये आर्टिकल के हिसाब से भी सबसे बड़ा और शब्द के हिसाब से भी सबसे बड़ा। तो कितना है सर? तो 5 लाख शब्द हैं। कितना शब्द? 5 लाख से अधिक, बस समझ गया, 5 लाख से अधिक शब्द हैं, बस समझी है? हाँ, बस समझ आया? नहीं समझ आया? सबसे बड़ा संविधान आर्टिकल के हिसाब से भारत का 395 आर्टिकल। हाँ, बोलेगा सर शब्द के हिसाब से तो भारत का ही है ना, 5 लाख से अधिक शब्द। क्लियर हो गए? हाँ हाँ हाँ, वही हाँ, बस समझ आया? अब देखो अगला है, तो देखो सबसे छोटा संविधान किसका है सर? हैं? और छोटा में आर्टिकल के हिसाब से, छोटा में आर्टिकल के हिसाब से ना, छोटा में तो देखेंगे छोटा में सर, तो छोटा में किस हिसाब से? आर्टिकल के हिसाब से सर, तो किसका? अमेरिका का। किसका बाबू? अमेरिका। सर अमेरिका में कितना आर्टिकल है? 7 आर्टिकल। कितना है? 7। लेकिन 7 मत समझना है, 7 मूल है। 7 क्या है? इसके मूल हैं, आर्टिकल भी तो है।
वो पार्टिकल भी तो लगा हुआ है। बस मारिए। तो बोलोगे सर यहाँ पे शब्द के हिसाब से बताइए, अमेरिका होगा? नहीं, यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे शब्द के हिसाब से कौन हो जाएगा? मोरक्को। कौन देश? मोरक्को। चेंज हुआ, बदला है। आर्टिकल के हिसाब से कौन देश, और शब्द के हिसाब से कौन देश? कितना शब्द है सर? तो 3814 शब्द। कितना शब्द? 3814 शब्द। क्लियर हो गए? हाँ हाँ। आप पूछेगा सर एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कि विश्व का सबसे नवीनतम संविधान, नया संविधान किस देश का है सर? तो नेपाल का है। अभी तो बताए थे। किस देश का है? नेपाल का नवीनतम। हाँ, विश्व का सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है? नेपाल का है सर। कब बना है सर? 2016 में। हाँ, विश्व का सबसे नया संविधान। बोलो, हाँ बोलो ना। हाँ, मोरक्को देश है। हाँ, मोरक्को देश है, देश। मतलब ये मोरक्को देश है, इस पे क्वेश्चन कैसे डालेगा? विश्व का सबसे छोटा संविधान शब्द के अनुसार। हाँ, क्लियर? हाँ, तुम लोग क्वेश्चन बताना पड़ता है कि सर क्वेश्चन बताइए हमको। विश्व का सबसे छोटा संविधान शब्द के अनुसार कौन सा देश? मोरक्को। कितने शब्द? 3814 शब्द। नेपाल का संविधान सबसे नया संविधान है भाई, 2016 में बना है ना। 20 सितंबर लिख लो, 20 सितंबर को लागू हुआ था। हाँ, स्मॉल डेट 20 सितंबर को ये लागू हुआ था। क्लियर हो गए? हाँ, नेपाल में पहले राजतंत्र था यहाँ। हाँ, पहले यहाँ था राजतंत्र। 2016 में लोकतंत्र हुआ था, 2025 में फिर दंगे हो गए। बस माई कहा? नेपाल में ना, नेपाल में दंगे हुए, हाल फिलहाल लद्दाख में दंगे हुए। कल परसों लद्दाख में दंगा हुआ, लद्दाख में, अपना देश जो है ना लद्दाख, वहां पे दंगे हुए। कौन किया है? अब कौन किया है? लोग किए हैं, जनता किए हैं। ठीक है, बंद कर दो।